हेलो एवरीवन। तो आज के सेशन में हम एक नया चैप्टर चालू करेंगे जिसका नाम है हमारा चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स। ओके, ये हमारा स्टैटिस्टिक्स। तो चालू करने से पहले देखो, सबसे मेन चीज़ आती है कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। सो स्टैटिस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। इसमें हम कलेक्शन की स्टडी करते हैं, उन्हें एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो यही होती है हमारी स्टेटिस्टिक्स। ये आपको 10th 11th 12th में जो कॉमर्स के होंगे ना उनको तो बहुत मिलेगा स्टेटिस्टिक्स, ठीक है। फिर अब स्टेटिस्टिक्स में आपके क्लास के हिसाब से मेन चीज़ है, आपकी क्लास के हिसाब से सबसे मेन आता है इस चैप्टर से, वो है डाटा, डेटा। वो है डेटा। डेटा आपका सबसे इम्पोर्टेंट है इस आपके चैप्टर में, ठीक है। सो चलो हम डेटा पढ़ते हैं। तो डेटा क्या है? डेटा कुछ नहीं है। डेटा के बारे में आपको जैसे 8th क्लास में पता होगा कि हमारे कुछ भी, जिस चीज़ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई भी हमारा एक फैक्ट है जिसे हम न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वही हमारा क्या होता है? डेटा होता है, ठीक है। अब डेटा दो टाइप के होते हैं। अगर हम देख के चले कलेक्शन ऑफ डेटा मतलब कि डेटा को हम कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से देख के चले तो वो होता है हमारा 2 टाइप्स का। वो होता है हमारा 2 टाइप्स का। कौन कौन सा? एक होता है हमारा प्राइमरी डाटा, एक होता है हमारा प्राइमरी, और एक होता है हमारा सेकेंडरी, और एक होता है हमारा सेकेंडरी। सो प्राइमरी डेटा में हमारा क्या होता है? प्राइमरी डेटा में वो डेटा होते हैं जिसे हमने ही कलेक्ट करा है। डेटा कलेक्ट जिसे हमने ही बनाया, मतलब कि जिसे हमने ही कलेक्ट करा है और हम ही उसे यूज कर रहे हैं। हमने उसे कलेक्ट करा, हम ही उसे यूज कर रहे हैं। जैसे कि भाई मैंने एक टेस्ट लिया क्लास में और फिर मैं उसके मार्क्स लिख रहा हूँ, मैंने एक रजिस्टर में उसके सारे मार्क्स लिखे और अब उन मार्क्स को मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा? वो प्राइमरी डेटा हो जाएगा, क्योंकि मैंने ही बनाया उस डेटा को और मैं ही अब उस डेटा को यूज़ कर रहा हूँ। और सेकेंडरी डेटा में क्या होता है? सेकेंडरी डेटा होता है जैसे कि अब मेरे को सभी स्टूडेंट्स की डेट ऑफ बर्थ चाहिए। अब वो रिकॉर्डेड है स्कूल की फाइल्स में, वो रिकॉर्डेड है, तो मैं स्कूल के फाइल्स के पास जाऊंगा और उनसे लूँगा। मतलब क्या, वो जो डेट ऑफ बर्थ जो रिकॉर्ड करी है वो किसी और ने बनाया है, वो डेटा किसी और ने बनाया डेट ऑफ बर्थ वाला, लेकिन यूज़ कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। मैंने तो बनाया भी नहीं, फिर भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्राइमरी डाटा मैंने ही बनाया और मैं यूज़ कर रहा हूँ। सेकेंडरी डाटा मैंने बनाया, कोई और यूज़ कर रहा है, फिर किसी और ने बनाया, मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे होता है हमारे पास कलेक्शन ऑफ डाटा में प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा, ठीक है। तो ये 2 टाइप के डाटा आते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, कि हम डाटा को प्रेजेंट कैसे करें, डेटा को हम प्रेजेंट कैसे करें, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन के मामले में हमारे पास 2 टाइप के डाटा आते हैं। एक आता है हमारा अनग्रुप्ड, एक आता है अनग्रुप्ड, और दूसरा आता है हमारा ग्रुप्ड, ठीक है। और दूसरा आता है हमारा ग्रुप्ड। ये हमारे पास 2 डाटा आते हैं किसके मामले में? प्रेजेंटेशन के, ओके। फिर अब इस अनग्रुप और ग्रुप में क्या होता है? नाम से पता लग गया होगा, एक अनग्रुप्ड होता है और एक ग्रुप में होता है। फिर अनग्रुप में हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा रो डेटा, अनग्रुप में एक होता है हमारा क्या? रो डेटा। एक होता है हमारा रो डेटा। रो डेटा कैसे? जैसे कि मैंने साइंस का टेस्ट लिया और किसी पाँच पाँच स्टूडेंट्स का मैंने रिकॉर्ड करा। जैसे मैंने 10 में से लिया था, मैंने 10 में से टेस्ट लिया, तो मैंने 5 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। तो ये मार्क्स है मेरे 5 6 8 8 3, ये 5 स्टूडेंट के किन्हीं के मार्क्स हैं। तो अब देखो, ना ये असेंडिंग ऑर्डर में है ना ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो ये होता है हमारा रो डेटा, यूँ ही चलता फिरता घूमता चलता, ठीक है। वो होता है हमारा रो डेटा। फिर आपके बुक में आता है रेंज। रेंज क्या होता है? तो रेंज कुछ नहीं होता है, रेंज होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे अब इस डेटा में हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? इस डेटा में हमारी मैक्सिमम वैल्यू है 8, मिनिमम क्या है? मिनिमम है हमारी 3। तो रेंज क्या होगी? रेंज होगी मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम, मैक्सिमम 8 माइनस मिनिमम, मिनिमम क्या है? 3, तो रेंज आ गई हमारी 5, ओके। रेंज क्या आ गई? रेंज आ गई हमारी 5, ठीक है। तो ये होती है हमारी रेंज, ओके। फिर अगला हमारे पास आता है अनग्रुप डाटा का ये एक, वो है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। वो क्या है? वो है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो जैसे मैंने लिखा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ कितनी बार आ रही है, कोई भी चीज़ कितनी बार आ रही है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि हम उस चीज़ को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हो जाता है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो फ्रीक्वेंसी का बताता हूँ, जैसे मैं ये जो मेरा डाटा है 5 6 8 8 3 वाला, मैं इसी को लेके चलता हूँ। मैंने यहाँ पर एक करा फ्रीक्वेंसी। अब
मैंने लिखा कि भाई 3 नंबर किन के बच्चे हैं, कितने बच्चों का है, एक का है, 5 एक का, 6 एक बच्चे का, 8 दो बच्चों का। ठीक है, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी है कि भाई कितना, ओके, कितने कितने आए हैं, कितनी बार ये चीज़ हमारी ओकर हुई है इस डेटा में। ओके, तो वही है 3 एक बार, 5 एक बार, 6 एक बार, 8 दो बार। तो ये हो जाता है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये आ गया। अब जैसे कि मैं आपको दूसरा डेटा बना के देखता हूँ। देखो, इस फ्रीक्वेंसी डाटा में आपको दूसरा डेटा बना के समझाता हूँ। जैसे कि मैंने, वेट अ मिनट, यस, ओके, यस। जैसे कि मैंने देखो डाटा लिया, मैंने लिखा 5 6 9 6 6 7 5 4 4 5। ठीक है, तो ये मेरा एक डेटा है। अब मैं इसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे करूँगा, मैं जैसे मैंने एक टेबल बनाई। ओके, यहाँ पर मैं लिख दूंगा मार्क्स, इधर मेरे मार्क्स आएंगे, ये मार्क्स है मेरे 10 आउट ऑफ। इधर मैं लिख दूंगा फ्रीक्वेंसी कि भाई ये कितनी बार आए हैं, फ्रीक्वेंसी। ओके, फिर सबसे पहले मैंने लिखा 4 4 कितनी बार आया हमारा, 1 2, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स। फिर उसके बाद मैंने लिखा 5 5 कितने टाइम्स आया है, 5 आया हमारा 3 टाइम्स। फिर मैंने लिखा 6 5 3 टाइम्स आया ना, यस। फिर मैंने लिखा 6 6 कितने टाइम्स, ये भी 3 टाइम्स। फिर मैंने लिखा 7 7 कितने टाइम आया, 1 टाइम। फिर मैंने लिखा 9 9 कितनी बार आया, 9 भी हमारा आया 1 टाइम। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब अगर मैं इसमें आपसे पूछूँ कि इसकी रेंज बताओ, ये जो डाटा है हमारा 5 6 9 9 6 6 7 5 4 4 1 5 का, इसका आप रेंज निकालो तो इसकी रेंज क्या है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम क्या है हमारी 9 है, 9 माइनस मिनिमम क्या है हमारी 4 है, -4 इज इक्वल टू 5। तो रेंज आ गई हमारी 5। ठीक है, तो ये आई होप ये क्लियर हो गया आपको। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, रेंज, अनग्रुप डाटा में बस यही हमारा। रो डाटा मतलब कि ना कोई असेंडिंग ऑर्डर ना कोई डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया। फिर अब बात करते हैं हम किसकी, ग्रुप डाटा की। वेट अ मिनट, यस। अब बात करेंगे हम ग्रुप डाटा की। सो ग्रुप डाटा, अब ग्रुप डाटा में हमारे इम्पोर्टेंट चीज़ें देखो क्या है कि हमने एक टेबल बनाई, यस, हमने एक टेबल बनाई। ये मैंने यहाँ से लाइन खींच देता हूँ। हम अभी ग्रुप डाटा की बात कर रहे हैं। हमने एक टेबल बनाई, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से मिलता जुलता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, मार्क्स मैंने इधर लिख दिया, मार्क्स ये आ गए मेरे मार्क्स। अब इसमें मैंने लिखा यहाँ पे 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50। ओके, मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया 30 to 40 40 to 50 50 to 60। मैंने इसे कह दिया आउट ऑफ 50 है, जैसे मार्क्स आउट ऑफ 50 है मेरे। अब मैंने लिखा 10 to 20 आए हैं दो बच्चों के, 20 to 30 आए हैं 4, 30 to 40 आए हैं 5 और 40 to 50 आए हैं 9। ठीक है, तो ये मैंने एक बना दिया। अब इसमें क्लास इंटरवल क्या है, अब इसमें हमारी क्लास इंटरवल क्या है, तो क्लास इंटरवल हमारी हो गई क्या, 10 to 20 20 to 30। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पर 10 का गैप है ना, 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50, ये हो जाती है हमारी क्लास इंटरवल। फिर अपर लिमिट जैसे 50 हमारी अपर लिमिट, लोअर लिमिट ये यहाँ पर 40 है, इस जगह पे 10 है, इस जगह पे 20 है, इस जगह पे 30 है, ये हो जाती है हमारी लोअर लिमिट। इस तरह वाली ये हो जाती है हमारी अपर लिमिट। ओके, फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लास साइज। क्लास साइज है भाई, क्लास का क्या साइज है? तो देखो मैं बताता हूँ क्लास साइज का क्या मतलब है। जैसे हमारी इसमें देखो ये फ्रीक्वेंसी है 10 to 20, तो क्लास साइज में हम क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। इस हमारे 10 to 20 में अपर लिमिट कौन सी है, 20 है, लोअर लिमिट कौन सी है, 10 है, तो हम इनको माइनस कर देंगे, क्या आ गया, क्लास साइज आ गया हमारा 10। ऐसे हमारे इसमें होगा 30 to 30 माइनस 20, इसमें भी हमारे क्या आ गया, 10 आ गया। फिर 40 माइनस 30, इसमें भी हमारे क्या आ गया, क्लास साइज 10 आ गया। अब सब में आपको क्या मिलेगा, 10 10 10 10। ठीक है, देखिए अभी ये एक ग्रुप तरीके से है ये। फिर आता है हमारे पास क्लास मार्क्स,
कि क्लास मार्क्स क्या है। तो देखो क्लास मार्क में क्या होता है, क्लास मार्क में हम कुछ नहीं करते, क्लास मार्क में हम करते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को 2 से डिवाइड कर देते हैं। ओके, हम ये करते हैं क्लास मार्क में अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट और डिवाइडेड बाई 2। अब जैसे कि हमने अपर लिमिट ली, जैसे मैंने ये लिया 40 to 50 वाली क्लास ली मैंने। ये सारी क्लास होती है, जैसे 10 20 एक क्लास है, 20 to 30 सेकंड क्लास है, 30 to 40 थर्ड क्लास है, 40 to 50 हमारी फोर्थ क्लास है। ठीक है, जैसे मैंने ये क्लास ली फोर्थ क्लास 40 to 50, तो इसमें हम क्या करेंगे, मैंने अभी बताया आपको, क्या बताया, क्लास मार्क। ओके, ये आप ये नोट कर लो कि क्लास साइज और क्लास मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको मतलब कि एग्जाम्स में पूछा जा सकता है क्या क्लास 1 की क्लास साइज क्या है, तो हम क्या करेंगे 20 - 10, तो क्लास साइज क्या आ गया हमारा 10 आ गया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ अभी क्लास मार्क्स। ठीक है, तो क्लास मार्क बताता हूँ, एक बार मैं इधर से थोड़ा सा इरेज करता हूँ। यस, क्लास मार्क, तो जैसे मैंने ये फोर्थ वाली क्लास ली, क्या है 40 to 50 अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, तो मैंने करा 40 अपर लिमिट से चलते चलो 50 प्लस लोअर लिमिट क्या है 40 बाई 2, ये हो जाएगा हमारा क्या 90 बाई 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 45, आ गया हमारा 45। तो ये जो हमारी जो आता है ना क्लास मार्क, ये कुछ नहीं करता, ये हमारी इन दोनों क्लास का मिड पॉइंट बता देता है। जैसे 40 to 50 के बीच में मिड पॉइंट क्या है 45 है। ठीक है, तो ये कुछ नहीं करता, ये हमारे मिड पॉइंट बता देते हैं। ओके, तो ये होता है, जैसे आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ थर्ड क्लास। थर्ड क्लास क्या हमारी 30 to 40, तो हम क्या करेंगे 40 + 30 बाई 2 70, 70 बाई 2 35, तो ये हो जाएगा हमारा क्लास मार्क। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया। फिर अब हमारा आता है, मैंने आपको ग्रुप समझा रहा था, ये है तो ग्रुप का ही आता है पर फिर भी ठीक है। तो सबसे पहले ग्रुप में हमारे दो टाइप आते हैं, एक आता है हमारा कंटिन्यूस और एक आता है हमारा डिसकंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस में क्या होता है, जैसे कि देखो मैं आपको कंटिन्यूस समझाता हूँ। यस, ये मैंने यहाँ पर लिखा, तो पहले मैं कंटिन्यूस समझाता हूँ, कंटिन्यूस थोड़ा सा ईजी है। ओके, और तो मैंने यहाँ पर लिखा कंटिन्यूस कंटिन्यूस कंटिन्यूस। ठीक है, तो कंटिन्यूस में क्या होता है कि जैसे हमारी पहली जो है पहली क्लास, इसका अपर लिमिट और उससे अगली क्लास का लोअर लिमिट अगर ये दोनों सेम है तो हमारे हो जाएगी कंटिन्यूस। जैसे इसमें देख लो, इसका अपर लिमिट 30 है, अगली क्लास का लोअर लिमिट 30 है, दोनों क्या है सेम है। इसमें 40 है, इसमें लोअर लिमिट का 40 है, दोनों सेम है। तो ये जो डाटा जो आता है ना, डेटा जो आता है ये हमारा आता है किसमें, कंटिन्यूस में। ये डेटा आता है हमारा कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाता है। ओके, ये आता है हमारा कंटिन्यूस में। फिर आप पूछोगे कि भाई तो फिर डिसकंटिन्यूस कौन सा होता है, तो देखो डिसकंटिन्यूस में क्या होता है, डिसकंटिन्यूस में हो गया, एक बार जैसे रुकना, यस। ओके, तो देखो डिसकंटिन्यूस में क्या होता है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा 10 to 20, फिर 21 to 30, 31 to 40। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट क्या है, ये सेम नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा डिसकंटिन्यूस। इसमें देख लो ये भी सेम नहीं है, ये भी हमारा सेम नहीं है ना। तो ये जिसमें हमारे सेम नहीं होता है ना, ये तो वो हो जाता है हमारा डिसकंटिन्यूस, जिसमें सेम होता है वो होता है हमारा कंटिन्यूस। ओके, फिर कई क्वेश्चंस में आपको ऐसे दिया रहता है जिसमें आपको, जैसे आपको जिसमें बार ग्राफ बनाने को कहते हैं ना, उसमें आपको कंटिन्यूस डाटा आपका होना चाहिए। ओके, कंटिन्यूस डाटा आपका होना चाहिए। तो अब मान लो आपके पास यही है डिसकंटिन्यूस वाला, तो इसमें आप कंटिन्यूस कैसे बनाएंगे इसे, तो देखो कंटिन्यूस बनाने के लिए हमारे पास क्या आता है, हम पहले क्या करेंगे, कंटिन्यूस बनाने के लिए हम, जैसे हमें ये चाहिए ना 20 और 21, ये हमें क्या चाहिए, सेम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमें इनका गैप क्या होना चाहिए, हमारा 0 होना चाहिए। अगर हमारा कंटिन्यूस होगा तो ये भी 20, ये भी 20, तो 20 - 20 हमारे 0 होगा। लेकिन अब क्या है, 1 का गैप है, 21 - 20 आ रहा है, तो किसका आ रहा है गैप, 1 का आ रहा है। अब आप क्या करोगे, गैप कितने का, अगर 1 का है तो 1 का आप हाफ कर दोगे, 1 का आप हाफ करोगे तो क्या हो जाएगा हमारे 0.5 आ जाएगा। अगर आपके पास यहाँ पर 2 का गैप है तो आप 2 का हाफ कर दो, 3 का गैप है 3 का हाफ कर दो। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा है हमारे पास 1 का गैप है, तो हम क्या कर देंगे 1 का हाफ कर देंगे, 1 का हाफ आ गया हमारे पास 0.5। तो अब क्या करेंगे हम, जो लोअर लिमिट जो है ना हमारी ये 10 है, इसमें से हम 0.5 माइनस कर देंगे और 20 में हम 0.5 ऐड कर देंगे। ठीक है, देखो दोबारा ध्यान से सुनना, हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट में से तो 0.5
माइनस कर देंगे और अपर लिमिट में 0.5 हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ऐसे हम इसमें करेंगे 21 में से हम 0.5 माइनस कर देंगे, 30 में 0.5 प्लस कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर दोबारा बनाता हूँ, ऐसा ही अब कंटिन्यूस में तो हम क्या करेंगे, 10 में से 0.5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9.5 टू 20.5। इधर क्या हो जाएगा 20.5 टू 31.5। इधर आ जाएगा 31.5 टू 41.5, है ना। तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, सॉरी ये 31.5 नहीं आएगा ना, वेट अ मिनट, जैसे 31.5 आएगा, 31.5 टू, ओके। तो ये ऐसे हमारी डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा। हाँ, तो मैं सोचूं मैंने गलती कहाँ कर दी, देखो यहाँ पर मैंने गलती कर दी है 22, तो मैंने 20.5 कर दिया। इसे मेरा क्या करना चाहिए था, इसे मैंने करना चाहिए था 30.5। फिर इधर मेरा माइनस हो जाएगा, 31 में से 0.5 माइनस होगा तो हो जाएगा मेरा 30.5। और इधर 40 में मेरा 0.5 प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा मेरा 40.5। फिर 41 में से मेरा 0.5 माइनस होगा तो हो जाएगा मेरा 40.5। और 50 में मेरा 0.5 प्लस होगा तो हो जाएगा मेरा 50.5। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे हम इसे कंटिन्यूस बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम इस डाटा को, किसी भी डाटा को हम कंटिन्यूस बनाते हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक हमारे पास आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, तो देखो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डाटा कैसे करते हैं। अब आपके टॉपिक में, अब आपकी क्लास में सिर्फ हमारे पास है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के नाम पे बार ग्राफ। कौन सा ग्राफ, बार ग्राफ, ठीक है। आपके और भी टॉपिक थे बार ग्राफ के अलावा भी, आपके और टॉपिक थे जैसे हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स, पर ये है ना सिलेबस से हटा दिए हैं इस पेंडेमिक की वजह से, ठीक है। तो अब आती है हमारे पास बार ग्राफ की। तो बार ग्राफ में क्या होता है, आपने देखा होगा, आपने 8th क्लास में भी देखा होगा, 7th क्लास में भी देखा होगा कि देखो ऐसे डब्बे बने रहते हैं, कोई छोटा होता है, कोई लंबा होता है, ओके। ये ऐसे डब्बे बने रहते हैं आपके बार ग्राफ में। तो इस बार ग्राफ में क्या होता है, इस तरफ ये जो हमारी एक्स एक्सिस होती है ना, ये हमारी एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल। तो एक्स एक्सिस में तो हमारी वैसे चीज़ आती हैं, जैसे मार्क्स हो गए ना, एक्स एक्सिस में तो हमारे मार्क्स आते हैं। और वाई एक्सिस जो होती है हमारी, यस, वाई एक्सिस में आती है हमारी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वाई एक्सिस में आती है हमारी फ्रीक्वेंसी। जैसे हम इसमें कर देंगे 2 4 6, वेट, 2 4 6 8 10, ठीक है। तो जैसे हमने ये कर दिया, और इनको हमने नाम दे दिए, हो गया जनवरी, ये हो गया फरवरी, ये हो गया मार्च, ये हो गया अप्रैल, ठीक है। तो अब हमें कह दिए 2 4 6 8 10। तो हमें कह दिया कि भाई जनवरी में कितने बच्चों का जन्म हुआ, 6 बच्चों का। जनवरी में 6, फरवरी में भी 6, मार्च ये किससे मिल रहा है, 10 से मिल रहा है, तो मार्च में 10 का। फिर ये अप्रैल में कितने, अप्रैल में 4 का, ठीक है। तो ये आपको इस चीज़ का ध्यान देना होता है, ये आपने 7th 8th क्लास में भी सीख रखा है। अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या आती है कि ये देखो, ये जो आपका जो गैप होता है ना इन बार इनके बीच में, ये आपका इक्वल होना चाहिए, ये गैप आपका होना चाहिए इक्वल, ओके। और सेकंड चीज़ मेन, कि जो विड्थ जो होती है हमारी, ये जो बार की जो विड्थ होती है ना, ये हमारी क्या होनी चाहिए, ये भी हमारी इक्वल होनी चाहिए इनकी, वरना आपके मार्क्स काटे जा सकते हैं। 9th क्लास में तो चलो फिर भी ना कटे, लेकिन 10th क्लास में आपके ज़रूर काटे जाएंगे अगर आपने ये चीज़ नहीं करी तो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। वैसे भी हमारी बहुत सारी चीज़ें थी इस चैप्टर में, लेकिन रिड्यूस हो चुके हैं वो सारी चीज़ें, छोटा सा चैप्टर बच गया अब हमारा। तो इसके साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।